देखिए लास्ट टाइम हम पैरामीट्रिक इक्वेशन को पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आज और देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक इक्वेशन है इस तरह से। क्या मतलब है इस इक्वेशन का? y इक्वल्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना और ना समझना। इसका मतलब है कि जो y है वो x का फंक्शन है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लाइक इस तरह से पढ़ लिया, फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर पैराबोला, फॉर क्यूबिक इक्वेशन, है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि x की पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें एक y की वैल्यू मिलेगी। तो x एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, y एक डिपेंडेंट फंक्शन है विच डिपेंड्स ऑन x, और y डिपेंड्स ऑन x। इसी को क्या बोलते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x और y इज ए फंक्शन ऑफ x। इन तीनों इक्वेशन को लिखने का एक जनरल तरीका क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको लिखने का एक जनरल तरीका है। कोई भी इस तरह की इक्वेशन जो y इक्वल्स x और प्लस में कुछ हो तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें मीनिंग क्या कहता है ये कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये हम देखे थे लास्ट टाइम। और क्या देखना है हमें? अब हमें यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर पैरामीट्रिक कैसे बनाएंगे? तो सुनो, ये जो y फंक्शन है x का, ठीक, अगर x एक पैरामीटर के इक्वल हो, क्या है पैरामीट्रिक? लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ फंक्शन। तो y x का फंक्शन है और x किसी और का फंक्शन है। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। y x का फंक्शन, x किसी और का फंक्शन, वो किसी और का फंक्शन। फॉर नाउ लेट्स वी से कि x जो है वो t का फंक्शन है। एक पैरामीटर कोई है t, u v w कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है हमारे पास ये t क्या है? एक फंक्शन हो सकता है, ये भी किसी और पे डिपेंड करे, बट फॉर नाउ वी डू नॉट नो कि वो डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो लेट करके कर लिया हमने, लेट x इक्वल्स x द फंक्शन ऑफ t। और ये क्या है? एक जनरल इक्वेशन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है? एक डायरेक्ट इक्वेशन जिसमें ये इंफॉर्मेशन है कि x इक्वल्स t है, और इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि x इक्वल्स t है, कि t प्लस 2 है, कि t स्क्वायर प्लस 2 है। क्या है वो? इट इज़ अ जनरल। तो x t का फंक्शन है। इसी हिसाब से जब x t का फंक्शन है तो y भी किसका फंक्शन हो जाएगा? ऑब्वियस है कि y विल ऑल्सो डिपेंड ऑन t। तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल इस इक्वेशन में थे, ये क्या बन गए? t के फंक्शन, किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन। और इन्हीं को बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों जो किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन बन चुके हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? फंक्शंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर y एंड फॉर x। ठीक है, लाइक पैराबोला में अगर x इक्वल्स टू t कंसिडर कर लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। और यहाँ पर ये y और x है t का फंक्शन, और इसलिए t पैरामीटर है और ये दोनों के दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले का रिवाइज था, लेकिन ध्यान इस पे दो कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ योर लाइन इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन। इस वेक्टर इंटीग्रेशन में अगर कोई पैरामीट्रिक फंक्शन हो, अभी तक हमने किसको इंटीग्रेट किया है? जो इस तरह से लिखा होता है, इसी को इंटीग्रेट किया है, सिंगल में बदल के, डबल में बदल के। लेकिन अब हम यहाँ पर एक नए पैरामीटर को लेके सॉल्व करेंगे, और अगर y और x उस नए पैरामीटर पे डिपेंड करेंगे तो हम उसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में x और y को इंटीग्रेट करेंगे। और जब हम इसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में x और y को इंटीग्रेट करेंगे तो x और y को कंपलसरी किसकी फॉर्म में होना चाहिए? उसी थर्ड पैरामीटर की फॉर्म में। लाइक अगर dt के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y भी t होना चाहिए और x भी t के रूप में होना चाहिए। एक पर्टिकुलर इक्वेशंस
इन सब बातों को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं. सो लेट्स बी सी वन एग्जांपल. देखिए एक एग्जांपल को समझिए, फिर इसको हम समझेंगे क्या ये पैरामीटर की फॉर्म में है कि नहीं. ठीक है ना, पैरामीट्रिक. ओके, सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड. ये एक वेक्टर फील्ड गिवन है हमें. एफ वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ दिख भी रहा है कि जो वेक्टर फील्ड है वो एक्स वाई का ही फंक्शन है, क्योंकि एक्स और वाई पर ही ये डिपेंड कर रहा है. एक्स और वाई के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये वेक्टर फील्ड अलग अलग होगा. हमें इंटीग्रेट तो करना है इसको, लेकिन ओवर द कर्व आर ऑफ टी. ये जो कर्व है कोई सा भी जिसमें हमें शो किया गया पोजीशन के बारे में, मतलब एक पार्टिकल की पोजीशन है जो कंटिन्यू चेंज होती जा रही है, और वो चेंजिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस टी साइन टी. सिंपली कहें तो टी पर. ठीक है, टी क्या है, कोई एक थर्ड पैरामीटर. यू कैन से टाइम. टाइम जैसे जैसे बीत रहा है पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग होती जा रही है. जैसे एक अगर एंट है, चींटी, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ, तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, हम अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन को नोट कर रहे हैं. तो हम ये नोट करेंगे कि उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से चेंज हुई है, और ये क्या बन जाएगा, उसका एक कर्व, एक पाथ. एक नोट करने वाली बात देखिए, ये जो हमने कर्व बनाया इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो कर दिया हमने, और ये तभी शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ द कर्व. ओरिएंटेशन ऑफ द कर्व. फिर से ये जो हमने ओरिएंट किया, इसको बनाया, इस कर्व को हमने ओरिएंट किया, मतलब कि इसको बनाया, तो इसमें हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो की है. और जब हम किसी भी कर्व में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करते हैं, इट मीन्स दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द कर्व इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. हो सकता है कि इसकी ये कर्व इस तरह से बन रहा हो. कैसा कर्व बनेगा, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं टी की वैल्यू को अलग अलग प्लेस करके, पुट करके. ये हम फाइंड कर सकते हैं. हमें टी की अलग अलग वैल्यू के लिए आर के अलग अलग कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे. अच्छा, तो इसी कर्व के अलोंग ऐसे करके हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ये 12th क्लास जैसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से यहाँ से यहाँ तक करना है. हमें इसी के अलोंग, हमें ये जो छोटे छोटे पाथ हैं इन्हीं के अलोंग ये ऐसे चल के गया, ये कितना चल के जा रहा है, इस पर हमें वर्क डन या कोई भी क्वांटिटी को हमें इंटीग्रेट करना है. सो लेट्स बी सी कैसे करेंगे. और टाइम को यहाँ पर दे रखा है कि वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, 0 से पाई तक. लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का क्या मतलब है, और ये इक्वल का क्या मतलब है. तो आंसर है कि 0 कंटेन करता है और पाई भी, है ना. क्लोज इंटरवल किसमें 0 है और पाई भी है. ठीक, तो 0 से पाई तक टी की वैल्यू वेरी करती है, और इसी के लिए हमें इस वेक्टर फील्ड को हमें इंटीग्रेट करना, लाइन इंटीग्रल. तो कैसे करते हैं, वी नो लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड अलोंग द कर्व. अभी हम इसकी लिमिट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो सिंगल वेरिएबल कौन सा है, dx के रिस्पेक्ट में कि dy के रिस्पेक्ट में. सो दिस इज योर वेक्टर फील्ड एंड हियर इट इज योर लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड अलोंग द कर्व, जो भी कर्व बनेगा इसके थ्रू वो कर्व सी. हमने जो कर्व बनाया था ना, वो कर्व का कोई भी नाम हो सकता है. पैराबोला, पैराबोला के लिए रख लेंगे. अब यहाँ पर नोट करो कि जो डी एल हम मानते थे पहले, इसको हम क्या लिखते थे, एफ डॉट डी आर. कहने का मतलब हम पहले इसको लिखते थे डी एल वैक्टर इज योर पोजिशन वैक्टर, दैट मीन्स डी आर वैक्टर. और इसको हम क्या लिखते थे, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप. रिमेंबर, है ना, कि ये चीज़ क्या है, आपकी पोजीशन छोटे छोटे पार्ट में हमने बांट लिया, और किसी लेंथ को जब छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे, ये क्या बन जाएगा, उसकी पोजीशन को शो करेगा. अब इसको जब हम ऐसे लिखते थे ना, नोट करने वाली बात ये है कि अब इस क्वेश्चन में ये जो आर है वो अकेला नहीं है, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन ना होने की बजाय वो किसका फंक्शन है, टी का. तो हमें इसको टी के रेस्पेक्ट में ही चेंज करना होगा. जैसे
y इक्वल्स x। y किसका फंक्शन है? x का। तो जब इसको हम डेरिवेटिव करते थे, ये चीज़ क्या है इसका? स्मॉल चेंज, स्मॉल रेट ऑफ चेंज। जब इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो क्या नोट करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिस पर वो डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर r किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर। तो इसका रेट ऑफ चेंज उसी के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना होगा। इसीलिए dx बाई डी टी, dy बाई डी टी और dz बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, y विद रिस्पेक्ट टू t, z विद रिस्पेक्ट टू t, ये चीज। और dl की प्लेस पे हमें ये रखना होगा। सो वी कैन पुट हियर। अच्छा, प्लेस करते हैं इसको। तो dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। और हमें फर्दर लिखने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये x और y प्लेन में ही लाई करता है। हाँ, अब देखिए, अब यहां प्रॉब्लम आ गई, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें कि t के रेस्पेक्ट में। सो वी नो दिस f इज अ फंक्शन ऑफ xy एंड हियर r इज योर पोजिशनल वेक्टर xy विच इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो हमें इसको t के रेस्पेक्ट में, ये t में चेंज करना होगा। तो इसको t के रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा हमें dt, वी हैव टू प्लेस हियर। और अब देखो ये सेम है। क्यों सेम है? dl की जगह पे dx, dy। हमने dt को यहाँ प्लेस किया तो dt यहाँ भी एक लगा दिया, नो चेंज, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको आगे लिखते हैं। ये जो f है इसको कैसे हम थर्ड पैरामीटर के फॉर्म में चेंज करेंगे, यही सीखना है आपको। देखो कैसे करेंगे। इस y और x की वैल्यू चाहिए आपको t के रिस्पेक्ट में, t के फॉर्म में। कहां से मिलेगी? यहां से। देखो कैसे मिलेगी। r वेक्टर क्या है? xi प्लस वाई जे कैप, जो किसके इक्वल है? cos ti प्लस sin t j। तो कंपेयर कर लो i का कंपोनेंट i के साथ, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos t। j को j के साथ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin t। और इसी x और y की वैल्यू को इसमें प्लेस कर सकते हैं। एंड देन f वेक्टर will be function of t and you can write it as f वेक्टर, जो ये r का फंक्शन था, ठीक है, ये जो r का फंक्शन था, नाउ इट विल बिकम अ फंक्शन ऑफ t। और इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस y की जगह पे sin t आई कैप, ये प्लस x की प्लेस पे cos t प्लस cos t j कैप। तो देखो f भी t के फॉर्म में आ गया, t की फॉर्म में आ गया। तो इसको अब हम प्लेस करेंगे और देन वी विल इंटीग्रेट अलोंग कर्व c। f वेक्टर को रखेंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा? माइनस sin t आई कैप प्लस cos t j कैप डॉट प्रोडक्ट dx बाई डी टी आई कैप dy बाई डी टी जे कैप और dt के रिस्पेक्ट में ये देखिए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सॉल्व क्या मिल जाएगा हमें? और सब कुछ t के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट अब हम t की रख देते हैं जो कि 0 से पाई तक है। नाउ लेट्स वी फर्दर सॉल्व इट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ आ जाएगा ये इंटीग्रल जो हम कर रहे हैं, लिमिट 0 से पाई माइनस साइन टी डी एक्स बाई डी टी, माइनस साइन टी
और ये dx बाय dt। नेक्स्ट प्लस cos t dy बाय dt। और इसको हम टोटल dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। dx बाई dt और dy बाई dt। इसको इंटीग्रेट करो, कैसे करोगे? ये जो हमने dx लिखा है ये, इसको हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ये dx बाई dt नहीं होगा ये, क्योंकि ये यहाँ से चेंज होगा। यहाँ से dx बाई dt और dy बाई dt की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, ऊपर से फाइंड कर लेते हैं dx बाई dt की वैल्यू। dx बाई dt ऑफ i कैप प्लस dy बाई dt ऑफ j कैप। एक मिनट, ये आपका r है ना, और r का मतलब क्या है? d ऑफ dt r ऑफ t। ठीक है, हम r को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप। ठीक है, और डी आर ऑफ टी बाई डी टी क्या है? यही है आपका डी एक्स। ये इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स बाई डी टी ऑफ आई कैप डी वाई बाई डी टी ऑफ जे कैप माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप। कंपेयर कर लेंगे सेम फोर्स वाली जो एफ वेक्टर था वेक्टर फील्ड, इसकी तरह तो आई और आई को कंपेयर करेंगे, डी एक्स बाई डी टी की प्लेस पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन टी, जो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इसको हटा के। सो अगर हम यहाँ पर माइनस साइन टी रखेंगे, इट विल बिकम प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी। इस टी को यहाँ से हम अलग अलग कर लें इनको, तो फिर डी वाई बाई डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस टी। इसकी जगह पे कॉस टी, दिस विल बिकम योर कॉस स्क्वायर टी डी टी। यू कैन सी, अगर डी टी को हम बाहर लिख लें या फिर कॉमन ले लेते, क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, दिस विल बी योर वन डी टी। डी टी बचेगा केवल, और डी टी को हम इंटीग्रेट करेंगे, इससे क्या आ जाएगा? ये टी, और लिमिट क्या है? 0 से पाई। वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? पाई। सो आपका जो वेक्टर फील्ड का हमने लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया है, इट इज योर पाई। ठीक है, सो आपको ऐसे ही इंटीग्रेट करना है। कोई भी एक्स और वाई का पैरामीटर या फिर कहीं फंक्शन नहीं होना चाहिए। जो थर्ड पैरामीटर है सब कुछ उसी की फॉर्म में। इसको हम पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, हम कभी भी कर सकते हैं चेंज। ठीक है, जो मैंने बाद में किया तो भी आंसर आएगा, पहले करता तो भी आंसर आता। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको? जो भी पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ होना चाहिए। एक और करते हैं इसके जैसा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं एक बार और। डिटरमाइन द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड। कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन। ठीक है, बाय द फोर्स फील्ड। जो फोर्स फील्ड है मतलब कि फोर्स, वी नो कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए क्या कहलाएगी? एक फोर्स फील्ड, वेक्टर फील्ड। तो ये क्या गिवन है हमें? जो फोर्स फील्ड है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। मतलब कि जो फोर्स की वैल्यू है, अमाउंट है, वो एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करता है। एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के जेड एक्स के कैप।
अच्छा कैसे करना है, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग द कर्व r ऑफ t, जो r है वो एक वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर। अभी हमने कर्व बनाया था एक इस तरह से पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल के लिए हमने कर्व बनाया था, ऐसे ही मान लो कोई पार्टिकल को मूव किया एक फोर्स फील्ड में, ठीक है, हमने इसे फोर्स लगाया और मूव कर दिया। ये किस तरह से गिवन है, t का फंक्शन है तो t की फॉर्म में गिवन है, टी आई कैप टी स्क्वायर जी कैप टी क्यूब के कैप। कहाँ से कहाँ तक मूव किया हमने इस पार्टिकल को, 0 0 0, ऑरिजिन से 2 4 8, x में 2, y में 4, z में 8। तो वहाँ से ऑरिजिन से इतनी दूर तक मूव कराने में कितना वर्क डन किया, ये हमें फाइंड करना है। सो वर्क डन अलोंग द कर्व C, फोर्स फील्ड डॉट किसके रिस्पेक्ट में, ये r, तो d r ऑफ t, और ये r का पोजीशन फैक्टर फंक्शन है तो ये t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम। कैसे, फिर से बताता हूँ आपको। लाइक यहाँ पर dl आएगा अगर, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन करेंगे dl आएगा, है ना, और ये dl क्या होता है, dr ना, मतलब छोटे छोटे पार्ट में r को हम इंटीग्रेट करते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं dx बाई dt, क्योंकि r जो है वो अब एक्स वाई जेड तो होता है, लेकिन वो एक्स वाई जेड किसका फंक्शन है, t का, तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। हमने कई बार पहले भी समझा है, जैसे कि y है, इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना तो क्या बन जाता है, ये dy बाई dx। अगर हमें पता हो वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो, ठीक है, और ये होल इंटीग्रेट होगा dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें चेंज लेकर नहीं आना है। f डॉट डी आर आपका क्या होता है, वर्क डन, तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा, और ये dt के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ पर भी dt आ जाएगा फॉर इंटीग्रेशन, क्योंकि वर्क डन भी dt के रेस्पेक्ट में होगा, सो दैट dt विल बी देयर, ठीक है। ओके, नाउ अब हम जानते हैं कि जो r है और f है, क्योंकि r क्या है, एक्स वाई जेड, r क्या है, एक्स वाई जेड, जो किसका फंक्शन है, t का, फोर्स भी क्या है, एक्स वाई जेड, जो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड जब खुद t के फंक्शन है, फिर से एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन ऑफ t, ये बात आपको कैसे पता चली? ठीक है, ये देखो r क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम, सो वी राइट लाइक एक्स आई वाई जे जेड के कैप, और ये किसके फंक्शन है, टी के, टी आई टी स्क्वायर जे और टी क्यूब के कैप। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू किन पर डिपेंड कर रही है, टी पर, ठीक है ना, ये टी के फंक्शन है, और जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। सो वी नो कि जो फोर्स है फिर वो डायरेक्टली किसका फंक्शन बन जाएगा, टी का, थर्ड पैरामीटर टी का फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड टी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ टी। तो हमें इसके जितने भी वैल्यूज हैं हमें उनको टी में बदलना पड़ेगा। सो लेट्स वी चेंज, फोर्स को करते हैं पहले। तो अगर फोर्स को हम टी का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एक्स आई टी आई, कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टी एक, वाई जे टी स्क्वायर जे कैप, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल्स टी स्क्वायर, जेड के कैप टी क्यूब के कैप, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, टी क्यूब। ये कंपैरिजन आपको करना आ गया, जहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। अब उसको यहाँ प्लेस करते हैं, x की जगह पे t, y की जगह पे टी स्क्वायर, इट विल बी टी क्यूब आई कैप, y कितना है, टी स्क्वायर टी क्यूब टी की पावर 5 जे कैप, फिर z कितना, टी क्यूब, x कितना, टी क्यूब और t विल बी टी की पावर 4 के कैप।
अब फोर्स तो कन्वर्ट हो गया टी में, तो पहले से ठीक है, और हम dr/dt को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट और कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। फोर्स टी का फंक्शन बन गया डॉट dr/dt का मतलब dx/dt आई कैप, dy/dt जे कैप, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, चलो इसी तरह से, आई कैप dy/dt जे कैप dz/dt के कैप, और ये होल dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। नाउ f तो हमें t में मिल चुका है, ये एक काम हो गया हमारा। दूसरा इसको फाइंड कर लेते हैं, और इसको कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से, ठीक है, ऊपर से फाइंड कर लेते हैं इसको। देखिए dx/dt अगर हम यहाँ से सॉल्व करें इसको t के लिए, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, dx/dt, और ये मिल जाएगा हमें आई कैप। सो dx/dt आई कैप इज इक्वल्स टू आई कैप। तो मैं dx/dt की जगह पर आई कैप लिख सकता हूँ। आई कैप, ठीक है। dy/dt को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy/dt कि j के लिए, तो j के लिए सॉल्व करेंगे 2t, और t के रिस्पेक्ट में ना तो t बन जाएगा 2t। तो इसको हम लिख सकते हैं 2t, और ये j वाला फंक्शन है तो j के रिस्पेक्ट में, है ना, dy/dt j के लिए कर रहा हमने, और ऐसे ही z के लिए, तो dz/dt k कैप इक्वल्स टू 3t² k कैप। अगर k वाले को कंपेयर करें तो dz/dt की वैल्यू क्या आ गई, 3t², और साथ में इसका k तो रहेगा k, और किसके अलावा इंटीग्रेट है, t के रिस्पेक्ट में। अब f वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, और t की लिमिट अभी रखते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर t की जो लिमिट है वो कितनी आएगी, ये हमें समझना है, ठीक है। पहले f की वैल्यू रख लेते हैं। t³ जब i से i का, चलो भी पहले रख लेते हैं वैल्यू, प्लस t⁵ j कैप t⁴ k कैप, ये f की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस 2t j कैप 3t² k कैप, और होल dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। नाउ लेट्स वी फाइंड द लिमिट ऑफ t, और ये आसान काम है। कैसे करेंगे, अब तो कर ही लेंगे। देखिए जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, इनको कंपेयर कर लेते हैं। पहले x के लिए, सो x इज ए फंक्शन ऑफ t, और ये किसके इक्वल है, t के। यहाँ से देखिए अगर कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे, वो t की वैल्यू 0, फिर यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार, तो 4x, इसका ग्राफ बना लेते हैं। x और t, फिर y और t, फिर z और t, ठीक है। सो लेट्स बी सी, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, इसको सेपरेट करते हैं अगर, तो x इक्वल्स टू t
y इक्वल्स टू टी स्क्वायर और z इक्वल्स टू टी क्यूब। ठीक है, टी क्यूब, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 2, t की वैल्यू 2, दो मिल गई वैल्यू हमें x के रेस्पेक्ट में। फिर y के लिए चेक करते हैं, हमें t की ही वैल्यू चाहिए। अब t की जो लिमिट है वो 0 2 यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर 0 से 2 प्लेस कर सकें। y के लिए चेक करते हैं, y के लिए 0 तो t इक्वल टू 0। फिर y के लिए अगर हम यहाँ से देखें कहाँ है, ये y के लिए 4 रखेंगे, 4 t का स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस माइनस में होगा लेकिन लिमिट में हम प्लस में रखेंगे, टाइम पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव नहीं होता। तो फिर से 0 2 आ गई और यही z में होनी चाहिए, z में 0 तो t भी 0। यहाँ देखते हैं तो z में 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है ना, प्लस माइनस में आएगा लेकिन टाइम नेगेटिव में नहीं होता तो प्लस में होगा। तो लिमिट हर जगह t की कैसी है, 0 to 2, तो 0 to 2। ऐसे होता है ये। ठीक है, तो ये हमने लिमिट को रख दिया हर जगह पर लिमिट फाइंड करके। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, अब आसान हो जाएगा। टी क्यूब आई, तो ये हो जाएगा टी क्यूब। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 to 2 टी क्यूब टी क्यूब टी क्यूब, टी की पावर 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2 टी की पावर 6, फिर 3 टी की पावर 6। देखो टी की पावर 4, टी की पावर 2, तो टी की पावर 6 3 मल्टीपल में आ जाएगा ये। इन सबको डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। नाउ फर्दर टी क्यूब को डी टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 बाय 4। सो लिमिट 0 to 2 प्लस 2 टी टू द पावर 7, तो हम 2 को बाहर रख सकते हैं, 7 अपॉन में 7, लिमिट 0 से 2 प्लस 3 आ जाएगा बाहर, वी नो टी टू द पावर 7 अपॉन 7 एंड लिमिट 0 to 2। नाउ लेट्स बी फाइंड, 2 प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हाउ मच इट विल बी, सो द आंसर इज 2 2 to 4 हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16 by 4, इट विल बी 4 प्लस, अब 2 प्लेस करेंगे तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 5 3 3 6 7 मल्टीपल कर लेते हैं, 4 8 16 32 64 128 128 एंड 2 256, तो 256 बाय 7 और 0 रखेंगे तो माइनस में ख़त्म। नेक्स्ट ये सेम 128 इंटू में 3, 384 बाय 7, ये दोनों सेम है, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, 1 है 7 से मल्टीप्लाई, इट विल बी 28 और सबको ऐड कर लेते हैं, तो 384 256 एंड 28। तो 668, तो ये आपका वर्क डन है अलॉन्ग दी फोर्स फील्ड। ठीक है, हमने कैसे कैसे किया ये नोट करने वाली बात है। ठीक है ना, हमने टी में चेंज किया, फिर उसको हमने पैरामीटर में सबको बदला, फिर टी की लिमिट निकाली हमने यहाँ से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू, फिर हमने इक्वेशन बनाई। तो वो सब चीज़ ध्यान में रखना, हर एक इसकी स्टेप, ये कहाँ पर क्या नीड है, हमने वैसा वैसा काम किया। ठीक है।
Okay, so let's say finish it.